हेलो गाइस। आज जो है पेपर और एग्जाम ऑफ व्यू और दूसरी बात कंपटीशन ऑफ व्यू और नॉलेज ऑफ व्यू के हिसाब का टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप लोगों को जैसा पता है कि अनसर्टेनिटी लॉ क्या होता है, हमने एक वीडियो इसमें डाला है, इसकी डिफिनेशन डाली है और किस तरीके से ये डिफाइन किया गया था। तो उसके बारे में मैंने, चूंकि क्वांटम फिजिक्स का ये टॉपिक है, कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो डिफिनेशन से तो आप वैसे ही पता होगा। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। मीन्स ये है कहने का कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी कैन नॉट साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली डिफाइन। आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये एक्यूरेट कर लेंगे तो फिर ये एक्यूरेट नहीं होगा, और ये एक्यूरेट होगा तो फिर ये एक्यूरेट नहीं होगा। मतलब इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा, है ना। यही इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम दिया गया है। हम मेन आते हैं कि जब हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एक वीडियो डाल दिया तो इसकी क्या जरूरत थी। कभी कभी मैंने बताया ना, कंपटीशन एंड एग्जाम व्यू से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, और उसके बाद जो वो कहते हैं कि इसका एप्लीकेशन बताइए। तो एप्लीकेशन से हमें ये पता चलता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया जाता है और ये किस लिए दिया गया था। यहां से हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट एक, दूसरा इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप सिंपली बोल देंगे नहीं करता है। लेकिन कोई आपके पास थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल कोई ऐसी चीज है जिससे आप वहां पर ये बता सकें कि ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कोई ना कोई तो आपके पास डेरिवेशन होगा, कोई ना कोई ऐसा कैलकुलेशन होगा जिससे आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन जो है डू नॉट एग्जिस्ट क्या है, न्यूक्लियस। अब उसी एक एप्लीकेशन और ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यानी ग्राउंड स्टेट में। हालांकि ये श्रोडिंगर इक्वेशन से भी हम लोगों ने फाइंड किया है, लेकिन इससे भी फाइंड कर लिया गया। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन्स हैव अ फाइनाइट विड्थ, ये भी पता लगा लेते हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है और न्यूक्लियर फोर्स कितना है। वैसे तो अब तक के जो 4 फोर्स पाए गए उसमें न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो ये वैल्यू भी डिफाइन की जा सकती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। खास बात ये थी जबकि क्लासिकल फिजिक्स में इन सबका सॉल्यूशन नहीं था। तो एक तरीके से चूंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम और क्वांटम यूं कह लीजिए कि दो प्रिंसिपल पे ही है। एक अगर हम कहें है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरी अगर हम बात करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आज हम जो है इनमें से एक एप्लीकेशन आपको अप्लाई करके भी बताएंगे कि किस तरीके से ये डिफाइन करता है। तो इसमें से हम मान लीजिए कि ये वाला ले लें कि रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। तो और ये एग्जाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें डेरिवेशन के लिए अक्सर पूछ ली जाती है, या तो आप ये पूछा जा सकता है रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। और दूसरा आपको जो है फर्स्ट ऑर्बिट, बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में भी बताना होगा। और ये डेफिनेशन है इसकी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है मोमेंटम एंड पोजीशन कैन नॉट साइमल्टेनियसली एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। जबकि क्लासिकल में ऐसा पॉसिबल है, क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हाइजेनबर्ग यानी कि क्वांटम फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो भी एपरेटस इक्विपमेंट क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है, इक्विपमेंट लगाया जाता है, वो क्या करता है, वो
क्वांटम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए जो है क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड की जा सकती है विद मोमेंटम एक साइमल्टेनियसली। क्लियर है? तो आज हम इस एप्लीकेशन को लगाते हैं कि रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। और ये आपसे अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो आप इतने एप्लीकेशन लिख दीजिए शॉर्ट में, और अगर लॉन्ग में इसके साथ एप्लीकेशन के साथ साथ ये कहा जाए कि एक जो है प्रूफ भी करिए, तो आज हम ये वाला प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आप देखिए हम एक एक करके सब बताते रहेंगे आप लोगों को। तो आज हमारा एम ये है, हाँ, जैसा कि हमने कहा था कि ना रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। देखिए कैसे, ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये यहां तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगी। ठीक है ना, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बोहर ने यही तो बताया था, क्लोज ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। तो इसकी रेडियस अगर हम r1 मान लें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, लेकिन आप चूंकि स्टडी जब सॉल्विंग करते हैं तो इक्वल टू लगा देते हैं, एच लाइन के होता है। यहां पर डेल्टा एक्स को जो है रिप्रेजेंट किया गया है r1 से, यानी कि ये बोहर ऑर्बिट की फर्स्ट रेडियस है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिट आगे बढ़ते चले जाते हैं बाहर की ओर सब सेल के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी। ठीक है ना, ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी सेल होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप ले लीजिए, तो क्या हो जाता है डेल्टा एक्स और ये डेल्टा पी और ये एच के। यहां पर मैंने बताया अप्रोक्सीमेट, लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इक्वल यूज कर लीजिए। आप डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या बताया था कि यहां पर जो ये रेडियस r1 है वो किसकी जगह काम कर रही है, डेल्टा एक्स की तरह काम कर रही है। तो यहां पर p को आप ऐसे रखा लीजिए, h लाइन अपॉन डेल्टा एक्स कर दीजिए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव कर रहा है, तो इसकी कोई एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो हमें टोटल एनर्जी डिफाइन करनी, तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालनी। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 1/2 mv² होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसमें आप ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/2 m और ये हो जाएगा m², और इसको आप v² लिख दीजिए। अब देखिए v² को यहाँ पर क्या करिए, वैसे तो मैंने इसको ऐसे कर सकते, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, तो इसको हम डेल्टा p स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर डेल्टा v होगा तो वह डेल्टा p आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं, डेल्टा v लिख दीजिए, यहाँ पर डेल्टा v लिख दीजिए, तो डेल्टा v² हो जाएगा। अब डेल्टा p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 2m आ गया, और डेल्टा p की वैल्यू क्या दी, ये दी हुई है, तो ये वैल्यू भर देंगे h लाइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2m डेल्टा x², ये वैल्यू निकल कर आ गई। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो ये स्टैटिक्स जो एनर्जी हो जाएगी, स्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी की बात करें, और ये कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज पार्टिकलों की एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या है, Ze। देखिए Ze, Z का मतलब है न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर, E क्या है, प्रोटॉन का चार्ज। तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, Ze। इलेक्ट्रॉन अराउंड इसके राउंड लगा रहा है, तो ये कितना है इसका चार्ज, माइनस ही हो जाए।
क्लियर है। और एक चार्ज यानी ये Q1 हो गया, ये चार्ज Q2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना लिख के आप सीधे यहाँ पर ये आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बेस पर निकालेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये तो फार्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया। Q1 की वैल्यू क्या है? ZE लिख दिया। दूसरे Q2 की एनर्जी चार्ज कितना है? -EM। नीचे क्या है? R किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? यानी R1 है, R1 किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा ZE², यानी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और ये ए भी तो है डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स भी लिख दीजिए यहाँ पर, डेल्टा एक्स। तो ये क्या निकल कर आ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, है ना? तो टोटल एनर्जी आप देखिए, यहां सबसे पहले टोटल एनर्जी लिख दे। टोटल एनर्जी ये किसकी है? फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, यानी ये एक तरीके से फर्स्ट ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये H लाइन स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये माइनस का साइन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। ये वैल्यू टोटल आ जाएगी। अब ये टोटल एनर्जी निकल आई, टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ऑर्बिट की मिनिमम एनर्जी अगर डिफरेंशियल के बेस पे सॉल्व करें तो DE/D डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ये मिनिमम एनर्जी होगी। और ये आपको पता भी है ना कि बोहर में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, सेकंड की उससे ज्यादा, थर्ड की उससे ज्यादा, और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि DE/D डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, यानी मिनिमम एनर्जी के केस के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? मिनिमम एनर्जी के केस के लिए कंडीशन आ जाएगी कि डेल्टा E डेल्टा DE/D डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो यानी इस इक्वेशन का आप क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके? विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। तो E की वैल्यू यहां क्या दी हुई है? E की वैल्यू दी है 1/4, ये दी हुई है H लाइन स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये दिया हुआ है ZE² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू दी है डेल्टा एक्स की। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम तो DE/D डेल्टा एक्स, ये डिफरेंशिएट किया। आज जब डिफरेंशिएट करेंगे आपका देखिए तो डिफरेंशिएट तो इसी का होगा ना, तो H लाइन स्क्वायर ये आ गया 2m, अब 1/x² का डिफरेंशिएट होगा -2x डेल्टा एक्स क्यूब। आपको डिफरेंशिएट तो आती ही होगा ना, तो यहां पर x² का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? -2x 1/x³ हो जाएगा। तो ये आ गया इस लाइन का डिफरेंस। अब इसका करेंगे तो देखो ये डेल्टा एक्स नीचे लिखा, 1/x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? x पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो -1 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट निकला है। ये यहाँ माइनस का साइन है। मिनिमम की कंडीशन के लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -2h, ये 2 कैंसिल हो गया, H लाइन स्क्वायर हो गया, m हो गया डेल्टा एक्स क्यूब।
और प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये तो कैलकुलेशन वाला काम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो इस इतने को आपने लिख लिया ये, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको जो है हम आगे और सॉल्व कर देते हैं, इसी को सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं। तो आपने ये ले लिया, अभी हमारे काम का तो है नहीं, तो इसको जो है हम रख कर दें हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल आई है, पोटेंशियल एनर्जी का भी काम खत्म हो गया है यहाँ पे। तो ये पूरा टर्म इरेज कर दे रहे हैं हम। मेन आइए इस पॉइंट को लेके, अब इस पॉइंट को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये माइनस का साइन है तो इसको लेफ्ट हैंड कर लीजिए। तो एच लाइन स्क्वायर अपॉन एम डेल्टा एक्स, ये क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये राइट हैंड में इतना हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो डेल्टा एक्स स्क्वायर ये और डेल्टा क्यूब ये है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, डेल्टा एक्स बचेगा। डेल्टा एक्स को यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म हम इधर लिख दे रहे हैं, जेड ई स्क्वायर डेल्टा एक्स ऐसे रहा, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, और इसमें ये हो जाएगा एच लाइन स्क्वायर अपॉन एम। क्लियर है? इतना हो गया। अब हमें निकालने तो ये वैल्यू, यही तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो डेल्टा एक्स ऐसे निकाल लीजिए, एच लाइन स्क्वायर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये एम लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जेड ई स्क्वायर। यही जो है आंसर डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोर की फर्स्ट रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा और बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। जेड ये क्या हो जाएगा, एच लाइन स्क्वायर, इसको और ऐसे लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच लाइन स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। और यही हमारा आंसर था, हमको यही निकालना था कि और बोहर रेडियस की फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगी, वो ये होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एच लाइन स्क्वायर अपॉन जेड एम जेड ई स्क्वायर। क्लियर? कहीं कहीं पे हो सकता है कि एच इक्वल टू ऐसे लिखा हो, एच लाइन को ऐसे कर देते हैं ना 2 पाई, तो कहीं पर आपको आंसर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। 4 पाई आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, आप एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, इसकी जगह पे एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। ये देखिए 1 से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर अपॉन, और ये पाई नीचे आ जाएगा, पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपसे ये ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आप जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, वरना आपको ऐसे ही डिराइव कर देना है। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप क्या कर सकते हैं, बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स।